पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरे 5 ईयर से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। इतना बदला पैटर्न कोई बनाता है? सर लोगों ने कभी नहीं बताया। ऊपर से एसेशन क्वेश्चन, वो भी इतने सारे। एंटी वालों कहीं से आप लोग मिल जाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वॉट एवर योर टाइम इज। बच्चों कुछ ऐसा ही हाल हुआ था लास्ट ईयर 2021 में। बच्चे जब एग्जामिनेशन देकर के बाहर आए, बिल्कुल बदला हुआ पैटर्न, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, बिल्कुल समझ में नहीं आया। आते हुए क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, एकदम अनसेटल हो गए। ऐसा होता है ना कि क्रिकेट खेल में क्या होता है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार है यॉर्कर बॉल के लिए, और बाउंसर आ गया तो बैट्समैन क्या होता है? अनसेटल्ड। और अनसेटल्ड होने के बाद गलती करता है और आउट। कुछ वैसा ही हम लोग के साथ भी हुआ। हम लोग अनसेटल हो गए। ये क्वेश्चंस देख करके अलग अलग टाइप, अलग अलग कैटेगरी, एकदम दिमाग घूम गया। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो बहुत सारे थे, हम कर सकते थे, हम इतना अनसेटल्ड हो गए कि हम घबरा के कर ही नहीं पाए। एग्जामिनेशन में कूल माइंड होना चाहिए, एकदम लाइक MS धोनी, जो होगा देखा जाएगा। बट ठीक है, प्रैक्टिस से वो सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो बस यही हुआ हम लोग के साथ कि इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को देख करके हम घबरा गए, हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ गया और हम जो कर सकते थे उससे ही बुरा करके चले गए, वरना करने के बहुत क्वेश्चंस थे। तो जितने भी कैटेगरी क्वेश्चंस CU सेट में आ सकते हैं, अब मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ? मैं BHU के एग्जामिनेशन को CU सेट से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ? वी ऑल नो दैट कि BHU एग्जामिनेशन लास्ट ईयर NTA ने कंडक्ट कराया था। NTA का नाम सुन के ही बस हाथ जोड़ने का मन करता है। दूसरी बार अब जब CU सेट होने वाला है तो भी NTA एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगा। तो जाहिर सी बात है कि भाई क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। तो क्यों ना हम पहले से सारे कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करके, देख करके, प्रैक्टिस करके रखे रहे पहले से। हम लोग जितने कैटेगरी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तुमको मैंने अलग से सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ कि कितने कितने कैटेगरी क्वेश्चंस आए थे एंड हाउ वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और कुछ और कैटेगरीज के मैं सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अलग अलग जगह क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। NTA को क्या भरोसा वो इसको फिर बदल के कुछ दूसरा पैटर्न तुमको ला के दे दे, है ना? शायद एक पैसेज दे दे कि पैसेज पढ़ के आंसर्स बताओ, वॉटएवर, कुछ भी आ सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ठीक है? तो मैं देख रहा हूँ अलग अलग जगहों पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं सब पे रिसर्च कर रहा हूँ और मैं तुमको बताऊँगा कि तुमको उन सब के अलावा इन सब के साथ भी प्रिपरेशन करके चलना है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही खास कैटेगरी की जो बच गया था उस दिन, और मैंने कहा था कि कैटेगरी तुमको मैं बताऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, ठीक है, कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो एसेशन से एक फ़ायदा मुझको और दिखता है, नॉट ओनली दैट कि हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, ठीक है, एक फ़ायदा इन क्वेश्चंस में और होता है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, तुमको थोड़ा बहुत सोचने को मजबूर करता है, ठीक है, तुम्हारे एनालिटिकल थिंकिंग को मजबूत करता है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करोगे तुमको और कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगे, तुम्हारे कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा तुम्हारा। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं अब तक, एक एक दो चैप्टर के एसेशन रीजन के सीरीज हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो जो पढ़ रहे हैं चलता रहेगा हमारा, और एसेशन रीजन की सीरीज भी हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं 2-3 चैप्टरों को साथ लेंगे, उससे क्वेश्चंस करते रहेंगे। बट इसमें कोई खास टेक्निक नहीं, व्हाट इट डिमांड्स इज हाई प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, उतना अधिक तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हम लोग यहाँ क्वेश्चंस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस के लिए जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों का बना रखा है, वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस तुमको मैं दूंगा, दिन भर बैठ के सॉल्व करते रहेंगे। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर से व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। उस नंबर पे अगर तुम जुड़ना चाहो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, और जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन पे तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो प्रिपरेशन को डेफिनेटली ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलो इन्हीं सब चीज़ों के साथ, इन सब बातों के साथ अपने आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज मैं जो कवर करूँगा एसेशन रीजन, 2 चैप्टर कवर करूँगा मैं। वो होगा एक काइनेमेटिक्स और दूसरा होगा बच्चों वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स के हम लोग जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम उन पर क्वेश्चन करेंगे एसेशन रीजन के। ऐसे 2-3 चैप्टर में लेता जाऊँगा, एसेशन से क्वेश्चन करते चलेंगे और हमारा अच्छे से प्रैक्टिस होता चलेगा।
ठीक है। तो आज जो हम लोग 2 चैप्टर कवर करेंगे इन असर्शन रीजन सीरीज विल बी वेक्टर एंड काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो वेक्टर और काइनेमेटिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन का ये तुम्हारे सामने है। इसको करने का तरीका तुमको हल्का सा पहले बता दूं मैं। होता क्या है, तुमको 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता, मुझको पता है कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता कि इसलिए होता क्या है, इसको करते कैसे है। तो उन सारे बच्चों को कुछ घबराने की जरूरत नहीं, एकदम ज़ीरो से बता रहा हूँ होता क्या है, दिया क्या होगा और तुम्हें करना क्या होगा। सुनो, 2 स्टेटमेंट दिए होंगे जिसको कहते हो असर्शन और रीज़न, हिंदी में कहते हो कथन और कारण, ठीक है। असर्शन एक स्टेटमेंट होता है और रीज़न भी एक स्टेटमेंट है। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन 4 ऑप्शन के थ्रू तुमको दिया रहेगा। आई रिपीट, इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन 4 ऑप्शंस के थ्रू तुमको दिया रहेगा और तुमको चुनना होगा विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दैट्स इट। रिलेशन खोजो, ऑप्शन चेक करो, टिक करो, आगे बढ़ो। पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं चैप्टर तुमको जो पढ़ा दिया हूँ वहीं से शुरू करेंगे। तो जो बच्चे वेक्टर्स काइनेमेटिक्स नहीं पढ़े हैं अच्छे से जाके देखें लेक्चर्स, नोट्स प्रिपेयर करें, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ, फिर मेरे पास आओ, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। असर्शन कह रहा है इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस कोइंसाइड द डिस्प्लेसमेंट इज अ नल वेक्टर। नल मतलब 0 वेक्टर होता है। अगर किसी पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जैसे यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे आ गया फाइनल, कोइंसाइड को एक ही पॉइंट पे मिल जाए, तो अगर किसी पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट जो यहाँ से स्टार्ट किया वो उसके फाइनल पॉइंट से कोइंसाइड कर गया, मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ नल वेक्टर। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 वेक्टर होगा, नल होगा, 0 होगा। ये अकाट्य सत्य है, बिल्कुल सच बात है, ट्रू है। वी ऑल नो दैट डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है, जब कोई पार्टिकल घूमता फिरता वापस उसी पॉइंट पे आ जाए। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बिल्कुल सच बात है। आगे देखते हैं क्या करें। रीज़न, अब इसका रीज़न बता रहा है ऐसा क्यों होता है। अ फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी कॉल्ड अ वेक्टर। एक फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर नहीं कह सकते हैं इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 0। अब ये क्या बात है भाई, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो, मॉड ए 0 हो, तो क्या वो वेक्टर नहीं होगा? ये क्या बकवास है भाई। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, ये 0 वेक्टर ही तो है, नल वेक्टर तो है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 0 हो तो वो वेक्टर नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। अब तुम बताओ सही कह रहा है? क्या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, होता ही है तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0। तो अ फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी कॉल्ड अ वेक्टर। एक फिजिकल क्वांटिटी को तुम वेक्टर नहीं कहोगे अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 हो, तो बकवास बात है। बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन जो है वो साफ दिखाई दे रहा है कि जो रीज़न, जो असर्शन है वो बिल्कुल सच है और रीज़न का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, और ये रीज़न भी अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ही गलत है, इसका इससे रिलेशन क्या होगा तो बात की बात है, स्टेटमेंट ही गलत हो गया है। तो और देखते हैं। अच्छा, अब ये तुमको असर्शन को ए से लिखेंगे और रीज़न को आर से लिख रहा हूँ मैं शॉर्टकट में। अब उसके हिसाब से चेक कर लिया जाए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू। क्या दोनों सही है? जब दोनों सही नहीं है तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इफ़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भैया एक्सप्लेनेशन की बात छोड़ो, आर स्टेटमेंट ही गलत है तो एक्सप्लेन क्या करेगा ये, ठीक है। तो ये तो भैया क्वेश्चन गलत होगा।
इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैं फिर बोलूँगा, एक्सप्लेनेशन की बात तो तब आएगी ना जब ये स्टेटमेंट ही सही होगा, तो स्टेटमेंट ही गलत है। तो वो इफ़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यहाँ से यहाँ जो लिखा है वो अपने आप में ही बात गलत हो गई। इफ़ ए इज़ ट्रू, ठीक है, बट आर इज़ फॉल्स, बस इसी को पकड़ लो। असर्शन सही है और रीज़न स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत कूल माइंड होकर के, शांत दिमाग से स्टेटमेंट को पढ़ो, उनके बीच में पहले देखो कि दोनों सही है गलत है। सबसे पहले का इनका आपस में एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, बाद में करोगे। ये रीज़न इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता, वो बाद में देखना। पहले इसको देखते हैं कि ये सही भी है या नहीं। तो हमने पाया कि ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो इसको एक्सप्लेन क्या करेगा। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। जल्दी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं हमसे। असर्शन कह रहा है कि अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बिल्कुल सच बात है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, अच्छी बात है। एंड इट ओबेज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। बिल्कुल सच बात है। एक वेक्टर क्वांटिटी को, एक फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए? 3 चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ऑफ कोर्स हो, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है उसको फॉलो करें। जो नहीं करेगा वेक्टर नहीं होगा। तो ठीक है, बिल्कुल सच बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें असर्शन बिल्कुल सही है। अब उसके रीज़न क्या बोला उसको देख लिया जाए। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, जो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट आता है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ भाई साहब कहना चाह रहे हैं। देखते क्या कहना चाह रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स कैन नेवर बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द 2 वेक्टर्स। मतलब कि 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो कभी उन दोनों में से किसी वेक्टर से छोटा नहीं हो सकता। मतलब कहने का ये है, अगर मैं कहूँ कि 2 वेक्टर है, एक है वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 और दूसरा मैग्नीट्यूड है 2, तो जो रिजल्टेंट आएगा कभी भी इन दोनों से छोटा नहीं होगा। क्या लिखा है? कैन नेवर बी लेस देन, कैन नेवर बी लेस देन, किससे लेस देन? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी 2 वेक्टर। कैसा सही बात है। हम लोग क्या पढ़े रिजल्टेंट, अगर तुमको याद हो, रिजल्टेंट हमेशा बच्चों वेक्टर के सम और डिफरेंस के बीच होता है ना, हम पढ़ चुके हैं कुछ। तो रिजल्टेंट क्या होगा? विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका सम कितना हो जाएगा 5 और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। वी ऑल नो दैट कि वेक्टर जो है हमेशा दोनों के सम और दोनों के डिफरेंस के बीच रहता है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू तो 1 तो हो ही सकती है, और 1 इन दोनों से ऑफकोर्स छोटा तो है ही। जब ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो बताओ रिजल्टेंट 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और 1 बताओ दोनों से छोटा है कि नहीं छोटा है? ऑफकोर्स छोटा है। तो फिर क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो भैया कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैन नेवर बी लेस देन द 2 वेक्टर्स? इसका फिर वही बोलूँगा, इसका इससे रिलेशन क्या है वो तो बात की बात है। ये स्टेटमेंट ही पहले गलत हो गया। जब स्टेटमेंट ही गलत है, इसका ऐसे संबंध क्या निकालोगे? तो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज पक्का फॉल्स, ठीक है। तो अगेन इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए ट्रू है, असर्शन ने जो कहा सही कहा, मगर ये जो रीज़न आप इसका बता रहे हैं वो रीज़न तो बहुत दूर की बात है, वो स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है भैया। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर से छोटा हो, बिल्कुल पॉसिबल है, होता ही है, बिल्कुल होता है। देख लो, तो असर्शन इज फाइन बट रीज़न इज फॉल्स। तो अगेन ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। फिर बोल रहा हूँ, ये इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं ये बाद में चेक करना। पहले चेक करो कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, तब उसके बाद चेक करेंगे अच्छा अब इसका इसके साथ देखते हैं कोई कनेक्शन है या नहीं।
ठीक है। तो दिस हाउ यू डू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करोगे बात समझते जाओगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, डू इट फास्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब कहना चाह रहा है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। और बिल्कुल सच बात, हम इसको जानते हैं। हम लोग जब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, मैं फिर कर, जो बच्चे वेक्टर्स चैप्टर नहीं देखे जा करके प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स बना रखे हैं, एक एक करके सीक्वेंस वाइज देखो, वहाँ बताया गया है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं। इफ़ दिस इज़, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अगर बच्चों ए क्रॉस बी का दिशा ऊपर की तरफ तुमको मिलता है, तो मैं तुमको बताया था इसका डायरेक्शन निकाल करके जो बी क्रॉस ए का बच्चों, बी क्रॉस ए का दिशा किधर होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। वही तो कह रहा है ये स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को चेक करते हैं, सही है, देखो टेक्निक क्या है, स्टेटमेंट्स देखो सही है गलत है, सही है तो फिर कनेक्शन खोजो वापस में, वरना छोड़ दो। तो एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज पाई रेडियन, मतलब बीच का जो एंगल है 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सत्य बात है, सत्य वचन, इसमें कोई सोचना ही नहीं, ठीक है। अब रीज़न क्या कर रहा है, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी बोलने का मतलब ही हो गया, हम कब बोलते हैं, हम ये कब बोलते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी कब बोलते हो, जब दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, तब लगाते हो नेगेटिव। तो ये नेगेटिव लगा करके बता रहा है कि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और इसीलिए तो बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल, कि एक बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, स्टेटमेंट तो सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी तो है। अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच एंगल 180 है तो क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। तो वही तो कह रहा है। अगर तुमको बोलूँ मैं कि ए और बी के बीच एंगल 180 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ए और बी अपोजिट है, बस खत्म। स्टेटमेंट दिया, उसका रीज़न बोल दिया। तो ये स्टेटमेंट है कि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, और ये कह रहा है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट हैं तभी तो 180 है। तो ऑफ कोर्स असर्शन इज ओके, रीज़न इज अगेन ओके, एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अच्छी बात है, जो कह रहे हो ऊपर 180 है, क्यों है, क्योंकि दे आर जस्ट अपोजिट, वही तो रीज़न कह रहा है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न असर्शन को जस्टिफाई करता है, उसके सत्य होने को प्रमाणित करता है, सर्टिफाई करता है। तो रीज़न भी सही है, और सही ही नहीं है, सिर्फ असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट, ए एंड आर बोथ आर ट्रू। ट्रू तो है, इसमें क्वेश्चन का नहीं था। एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा, ठीक है। यही टेक्निक है, यही तरीका है, सोचोगे, देखोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, आता है, ठीक है। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या करें। असर्शन पढ़ते हैं पहले, स्टेटमेंट। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर तुमको दिए, कौन कौन से हैं, एक है i प्लस जे, दूसरा है j प्लस के। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज π/3 रेडियन। चलो ये तुम कह रहे हो, अभी हम चेक करेंगे, तुम ये कह रहे हो, मैं चेक करूंगा अभी। रीजन कह रहा है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाई, भाई ये फॉर्मूला सही है। दो वेक्टर के बीच एंगल अगर निकालना हुआ तो याद करो, हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते थे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का क्या फॉर्मूला बच्चों, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था सर, ए डॉट बी बाई मॉड बी, या थीटा इज इक्वल टू क्या बोला करते थे,
कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई ए बी। तो कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई ए बी, जो ये अब स्टेटमेंट ये वाला कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, किसमें कोई दिक्कत नहीं है कि दो वेक्टर अगर ए और बी हो तो उनके बीच के एंगल का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं जरा चेक कर ले। दो वेक्टर के बीच एंगल कह रहा है π/3 है। अब तुम्हारे कहने से क्या होता है, हम चेक करें, मिल गया तो ठीक है। तो चेक करने के लिए अगर मैं लगाऊं cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए डॉट बी आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए। इसका मॉड क्या होगा बच्चों? √2, ठीक है। इसका मॉड भी क्या होगा बच्चों? √2। तो ऊपर क्या आएगा? आई इंटू आई के साथ किया, आई तो है नहीं तो कितना हो जाएगा? जे का जे के साथ किया तो जे डॉट जे कितना हो गया? 1। पता है ना, बोला नहीं ना, आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो आई यहाँ पे है, यहाँ पे आई नहीं है, के यहाँ पे है, यहाँ पे के नहीं है, बस जे और जे ही दोनों जगह है। जे डॉट जे कितना हो गया? 1, और नीचे कितना हो गया? 2। तो कॉस थीटा में अगर 1/2 हो गया तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आया या π/3 रेडियन आया। तो 60 डिग्री का हो या π/3 रेडियन का हो। तो भैया दोनों स्टेटमेंट तो सही है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। अब इनका आपस में रिलेशन कुछ है क्या, देख लिया जाए। इनके बीच का एंगल π/3 है, ये हमको पता कैसे चला? इसी फॉर्मूले से पता चला, इसी फॉर्मूले से निकाला हमने, तो पाया कि π/3 है, यानी कि असर्शन है। और ये ऐसा एंगल क्यों है, ये एंगल π/3 क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, बिकॉज वी यूज दिस फॉर्मूला। तो असर्शन सही है, बिल्कुल सही है, कथन तो बिल्कुल दोनों का सही है। और जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी तो कर रहा है कि भाई एंगल π/3 है, इसने कह दिया, इसने बताया कि π/3 क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। तो assertion is okay, reason is okay, and reason is correct explanation of your assertion। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका भी सही होगा कि A is true, R is true and R is yes correct explanation of your assertion। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बेसिक्स आएंगे, तुमको समझना होगा, देखना होगा, अप्लाई करना होगा। छोटे मोटे कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, एंगल चेक करना हुआ, फॉर्मूला चेक करना हुआ, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं आगे। डू इट। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या हमसे कह रहा है। असर्शन पढ़ो। असर्शन क्या कह रहा है? इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज 0, अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट मे नॉट बी 0, उसका डिस्टेंस 0 होगा या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहना चाह रहा है। सही है गलत है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज 0, किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, मगर डिस्टेंस कवर बाय इट मे नॉट बी 0, डिस्टेंस 0 ना हो। बिल्कुल पॉसिबल है, होता ही है। अगर तुम अपने घर से निकले, अपने घर से निकल के तुम पार्क तक गए, ठीक है, तो अपने घर से निकल के पार्क तक गए और पार्क से लौट करके वापस घर पे आ गए, ठीक है, तो इस दौरान तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, जहाँ से गए वहाँ से आ गए, लेकिन जो डिस्टेंस है जो तुमने कवर किया है वो तो 0 है नहीं। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ, तुम जो चले हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी चलोगे हम काउंट करेंगे। तो तुम्हारा जाना, तुम्हारा आना, डिस्टेंस इज नॉट 0 बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो वही तो कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 0, यस, द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट मे नॉट बी 0, द डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी मे नॉट बी 0, यस, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग दैट यूज्ड टू हैपन। ठीक है, तो असर्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ही सत्य वचन है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब रीज़न को थोड़ा चेक कर लिया। रीज़न कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन एंड पॉइंट्स, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है। अच्छी बात है, वी ऑल नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन एंड पॉइंट्स। ठीक है, कहाँ से तुम शुरू किए, कहाँ पे तुम फिनिश किए, डिस्प्लेसमेंट इस पर डिपेंड करता है।
द डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। और जो डिस्टेंस है, तुमने कितना पाथ लेंथ कवर किया है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है। इसमें कोई शंका नहीं है कि भाई ये दोनों सिग्नल सही है, और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी तो है, एक्सप्लेन भी तो कर रहा है भाई। इसमें कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी जीरो एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई इट मे नॉट बी जीरो। बट ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए ही तो होता है जो कह रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है कि ऐसा होता है, सेकंड कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो ये बता रहा है क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? ओनली एंड पॉइंट पर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, अब ये कह रहा है डिस्टेंस मे नॉट बी ज़ीरो, तो ये कह रहा है कि ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? ऑन एक्चुअल पाथ। क्लियर है? तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन को सर्टिफाई करता है कि ऐसा क्यों है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो किसी बॉडी का होता है तो क्यों होता है? क्यों होता है, क्या वजह है? तो इसने वजह बता दी। क्या बताया? कि द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन एंड पॉइंट्स। भैया इसलिए तो ज़ीरो होता है। तो जो इसने कहा, इसने उसका कारण बता दिया। देखो अच्छे से पढ़ लो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो। क्यों? बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन एंड पॉइंट्स। दैट्स इट। असर्शन, रीज़न एक्सप्लेन भी कर दिया। डिस्टेंस मे नॉट बी ज़ीरो। क्यों? डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। लेंथ पर डिपेंड करता है, एंड पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं करता। तो स्टेटमेंट सही भी है, और फर्स्ट असर्शन को रीज़न अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है। तो अगेन द ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट। लगा था पहले से टिक, 1 नंबर भी तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। आसान क्वेश्चन लग रहे हैं ना? करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं पहले बताओ। आसान क्वेश्चंस लग रहे हैं सब, बस तुमको ध्यान से पढ़ना है और उनके बीच में रिलेशन खोजना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम लोग। डू इट फास्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? असर्शन को पहले पढ़ते क्या करें। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की बात, थोड़ी इस बात को ध्यान, एवरेज वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं। ऑफ पार्टिकल इज आइदर लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। किसी पार्टिकल के एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात हो रही है, और कह रहे हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज स्पीड से या तो हमेशा कम होगी या उसके बराबर होगी, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगी। ये सच है या गलत है? और देखते हैं। हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़े थे, ग्राफ के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, हम लोग को याद होगा, अच्छे से किया हम लोग, प्रैक्टिस बहुत ढेर सा किया है। ग्राफ में कहाँ कितनी बार लोग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कितनी बार निकालते थे। तो अगर तुमको याद हो वहाँ से कुछ भी, अगर तुमको, तो याद करो। हम लोग जैसे कोई पार्टिकल P से Q गया, ठीक है, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये P से Q डिस्प्लेसमेंट D, और ये होता था टोटल लेंथ ऑफ पाथ S। तो ये जो डिस्टेंस है ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं अच्छे से। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन पार्टिकल चल रहा है बिना कहीं टर्न वन लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन बस चला जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और मुड़ उड़ रहा है, टर्न वन ले रहा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता है। ये वैल्यू या तो इसके इक्वल होगी और या तो ये इससे ज़्यादा होगी। स्ट्रेट लाइन चल रहा हो बिना कहीं टर्न वन लिए तो ये इसके इक्वल है, मुड़ उड़ रहे हो तो ये इसके ज़्यादा है, कम तो नहीं होता। अब हम लोग जब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते थे बच्चों, अगर तुमको याद होगा, एवरेज वेलोसिटी तो क्या करते थे? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, है कि नहीं। और जब एवरेज स्पीड फाइंड करते थे, एवरेज स्पीड तो क्या करते थे? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितना चलो वो चेक करते हैं। और ये डिस्टेंस तुम देख रहे हो कभी भी इससे छोटा नहीं होता है। चलो मानते हैं बराबर हो सकता है, छोटा नहीं होता। यानी ये डिस्प्लेसमेंट ये या तो इसका इक्वल होगा या ये इससे कम होगा। तो
तो अब ये बताओ एवरेज वेलोसिटी भी या तो इसके इक्वल होगी या इससे कम होगी। ये वेलोसिटी कभी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तुमको अच्छे से क्लियर है। तो जो असर्शन है वो बिल्कुल सच बात है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, क्लियर है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है काइनेमेटिक्स का, वी ऑल नो दैट। अब रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या है उसके पीछे, रीज़न है भी या नहीं है उसको देखते हैं। द डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ ना, डिस्टेंस या पाथ लेंथ इज आइदर इक्वल टू और इक्वल दो पर लिख देना, चलो ठीक है, इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक तो है, यही तो होता ही है। जो डिस्टेंस होता है या तो आइदर इक्वल टू, क्या लिखा है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है। बिल्कुल सच बात है। जो डिस्टेंस है या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा होता है। तो बिल्कुल सच बात है, और ये ऐसा है, इसीलिए तो ये ऐसा है। भैया एवरेज वेलोसिटी हम क्यों कह रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी हम क्यों कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए तो ऐसा कह रहे हो। तो चूंकि ये है, ठीक है, उसके पीछे ये रीज़न है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या बराबर होगा, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज स्पीड से छोटी होगी या बराबर होगी। तो बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट दोनों सही है, और इसको ये पूरे तरीके से जस्टिफाई भी कर रहा है, ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगी या छोटी होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा या इक्वल होगा। क्लियर है। तो असर्शन सही है, रीज़न सही है, और रीज़न असर्शन को पूरी तरीके से पुख्ता तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सच है। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन, अच्छे से पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो सकती है, कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बट वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। मतलब स्पीड कांस्टेंट हो मगर वेलोसिटी चेंज कर रही हो, कैसा हो सकता है। देखो बच्चों, कभी भी हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं। बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी में बच्चों दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। और तुमको याद होगा जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वेलोसिटी का, इसी मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, उसकी स्पीड। स्पीड कुछ अलग चीज़ नहीं होती है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड कहा जाता है। हमें तुमको बहुत बार बताया था कि वेलोसिटी में चेंज 3 तरीके से कर सकते हो। अगर तुमको याद हो तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को 3 तरीके से चेंज कर सकते हो। कैसे? मैग्नीट्यूड को चेंज करो, डायरेक्शन को मत करो, मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का हिस्सा है। अगर तुम मैग्नीट्यूड को चेंज करो, स्पीड को चेंज करो, डायरेक्शन को चेंज मत करो, तो भी कहेंगे वेलोसिटी में चेंज है, क्योंकि स्पीड इसका हिस्सा है। तो स्पीड को चेंज करो, डायरेक्शन को मत चेंज करो, वेलोसिटी विल बी चेंज। दूसरा तरीका क्या है, स्पीड को मत चेंज करो, डायरेक्शन को चेंज कर दो, तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी का हिस्सा है। तो इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करोगे तो वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी के हिस्से हैं। और दोनों को चेंज करोगे तो और अच्छी बात है, अच्छे से चेंज करेगा। वेलोसिटी सिर्फ तभी नहीं चेंज करती है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। दोनों में से एक भी चेंज किया तो चेंज कर जाएगा। क्लियर है। अब ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, स्पीड कांस्टेंट हो मगर वेलोसिटी बदले, कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। स्पीड कांस्टेंट कर दो, डायरेक्शन को चेंज कर दो, बदल जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का हिस्सा डायरेक्शन भी तो है। क्या वेलोसिटी को चेंज करने के लिए
स्पीड का चेंज करना नेसेसरी है? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए इसका चेंज करना नॉट नेसेसरी। डायरेक्शन को भी चेंज करके तुम वेलोसिटी में चेंज ला सकते हो। इट मीन्स ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी बदले। कोई पूछे भैया कैसे, तो बोलोगे भैया डायरेक्शन से। वेलोसिटी के दो हिस्से हैं, आपने एक को कांस्टेंट कर दिया, कर दो कांस्टेंट, हम दूसरे को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, बट वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, वेरिएबल हो सकता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी बदले, ऐसा हो सकता है? यस। डायरेक्शन को चेंज करो, हो जाएगा। तो स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी बदले, इट इज वेल पॉसिबल। बाय चेंजिंग ओनली डायरेक्शन यू कैन चेंज द वेलोसिटी विदाउट डूइंग एनी चेंज इन द स्पीड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक्सप्लेन तो कर तो दिया। ये जो है वो क्यों है? स्पीड कांस्टेंट है फिर भी वेलोसिटी चेंज हो गई, कैसे? क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। ये स्टेटमेंट इसको प्रूफ कर तो दिया। क्लियर है? बात समझ रहे हो कि वेलोसिटी बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए कैसे चेंज करेगी? क्योंकि मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेलोसिटी में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो स्पीड कांस्टेंट है फिर भी वेलोसिटी बदल गई, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इसको मत बदलो, इसको चेंज कर दो, हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो भैया दोनों सही भी हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों बिना स्पीड को बदले, क्यों बिना स्पीड को बदले वेलोसिटी में चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में दोनों लोग होते हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन दोनों होते हैं। भाई तो बोला तुम। तो ए और आर दोनों सही हैं और रीज़न इस असर्शन को बिल्कुल पुख्ता प्रूफ भी करता है। तो अगेन फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर है? बात को समझ रहे हो? ऐसे ही तुमको रिलेट करना है और चीज़ों को पढ़ करके आंसर नहीं करना होगा। जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। डू इट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट पहले पढ़ लिया। एसेशन कह रहे हैं फॉर अ पार्टिकल इन मोशन एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल कैन नेवर बी जीरो। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या उसकी जो एवरेज स्पीड है, वेलोसिटी की बात नहीं है, ध्यान देना, एवरेज स्पीड की बात हो रही है। स्पीड डिपेंड करता है बच्चों डिस्टेंस पर, स्केलर क्वांटिटीज बात को देखना। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और मूव करके जो लौट कर भी आ गया, तो मूविंग पार्टिकल के लिए बच्चों कभी डिस्टेंस का भी ज़रूर नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हम सब जानते हैं फॉर्मूला। अब ये बताओ, क्या कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो, साफ लिख दिया फॉर अ पार्टिकल इन मोशन, पार्टिकल मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। तो अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो क्या उसका डिस्टेंस कभी ज़ीरो हो सकता है? कभी नहीं। डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है कि ज़ीरो हो जाएगा। डिस्टेंस तुम चल दिए, एक कदम चल दिए, डिस्टेंस काउंट हो जाएगा। तो फॉर अ पार्टिकल इन मोशन डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होता, तो एवरेज स्पीड भी कभी ज़ीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो पक्का है। भले तुम घूम फिर के चलो वहीं पर वापस लौट के आ जाओ, तब भी तो स्पीड कुछ ना कुछ आएगी ना। तुम घूम फिर के लौट के आ जाओगे तब भी तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं ना होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना बच्चों, कुछ तो इसकी लेंथ होगी ना। तो अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होने वाला, एंड सो एवरेज स्पीड कभी जीरो होने वाली नहीं है। तो कैन नेवर बी जीरो, अकाट्य सत्य है, सत्य वचन है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन फॉर अ पार्टिकल इन मोशन द एवरेज वेलोसिटी में बी जीरो, हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसका एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है, यस हो सकता है।
अगर वो घूम फिर के अपने इनिशियल पॉइंट पर लौट आए तो एवरेज वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट का इससे कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। वो स्पीड की बात कर रहा है, ये वेलोसिटी की बात कर रहा है। वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है तो दोनों सही, मगर इस रीज़न का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों सत्य है, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। इसका एक्सप्लेनेशन होगा क्या? फॉर अ पार्टिकल इन मोशन एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल कैन नेवर बी ज़ीरो। क्यों? क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि एवरेज स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, जो कभी ज़ीरो नहीं होता। तो इसका वेलोसिटी से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन ये इसको प्रूव थोड़ी करता है। तो बोथ assertions आर करेक्ट, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा ऐसे कंडीशन में सही होगा जहाँ स्टेटमेंट दोनों सही होंगे, मगर एक दूसरे से कोई उनका लेना देना नहीं रहेगा। क्लियर है? समझ गए हो? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ डू इट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन क्या करा है? अच्छे से अपने स्टेटमेंट को पढ़ लो, देख लो, फिर खोजो उनमें आपस में कोई रिलेशन बैठता है कि नहीं बैठता है। असर्शन कह रहा है फॉर अ पार्टिकल एवरेज वेलोसिटी। कैनेमेटिक से क्वेश्चन हैं, कैनेमेटिक क्वेश्चन बहुत घुमावदार होते हैं, इनको करने से असर्शन तुम्हारा क्लियर होगा, तुमको और फ़ायदा होगा, मतलब और कॉन्सेप्ट को समझने में तुमको और फ़ायदा होगा। ये तो जो प्रैक्टिस हो रहा है वो तो अलग चीज़ है, ठीक है? समझो, कह रहा है कि फॉर अ पार्टिकल एवरेज वेलोसिटी का बात हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी मे बी ज़ीरो इन अ गिवन टाइम इंटरवल। किसी पार्टिकल का एक निश्चित टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है, इसमें कोई कौन सी बात है? घूम फिर के वहाँ पे चला आएगा तो एवरेज वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज ज़ीरो। यस, होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीज़न क्या बता रहा है उसके भी? अच्छा, इसका रीज़न क्या है? एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, रीज़न क्या है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। क्योंकि जो बेटा एवरेज वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड करती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो वेलोसिटी भी ज़ीरो। तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, हम सबको पता है। अब ये महाशय रीज़न क्या दे रहे हैं उसको पढ़ लो। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये अकाट्य सत्य है, लेकिन ए इसके लिए कोई मतलब नहीं। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है इसलिए नहीं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ज़ीरो होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। तो है तो सही बात, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, बट इसके ज़ीरो होने के पीछे इसके वेक्टर होने का कोई भी लेना देना नहीं है। तो है तो स्टेटमेंट्स फाइन, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए और आर बोथ आर ट्रू, बट द रीज़न गिवन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा एक बात और, जैसे तुमको अगर पता करना हो कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो चेक करो कि उसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे मैं ये देखा कि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। अब मैं देखा कि उसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या है? जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ये रीज़न है मेन, न कि उसका वेक्टर होना इज़ द रीज़न। तो कभी भी तुमको चेक करना हो कि वो स्टेटमेंट सही में रीज़न है या नहीं, तो चेक कर लो उसका रीज़न एक्चुअल में क्या है। अगर उसका कनेक्शन यहाँ से मिलता है ठीक है ना, कोई मतलब नहीं। क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट ऑफ कोर्स आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10th की तरफ चलते हैं, डू इट फास्ट। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे सामने ये रहा। असर्शन को पहले पढ़ लिया जाए, क्या कह रहा है, पढ़ोगे समझोगे तो क्लियर होगा।
assertion कह रहा है कि when a particle moves with constant velocity, अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट है, याद रखना वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। कन्फर्म इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन करा है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इस बात पे ध्यान रखना, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन मोशन में चला जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, कांस्टेंट है मतलब। देन इट्स एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड आर ऑल इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो हम लोग एवरेज किसी चीज़ का ज़्यादातर तब निकालते हैं जब वो चीज़ बदलती है ना। जब किसी चीज़ की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तुम जब एवरेज निकालोगे तो वो भी तो सेम वैल्यू आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, और 20 ने एग्ज़ाम में सेम मार्क्स पाया, 75 आउट ऑफ 100, ठीक है, 75 आउट ऑफ 100 20 के 20 बच्चों ने पाया। A to Z जितने 20 बच्चे सब ने सब एग्जैक्ट 75 मार्क्स पाए। तो जब तुम सबका एवरेज निकालोगे तब भी तो 75 ही आएगा। तो जब कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उसका पहले बात तो एवरेज निकालते ही नहीं है। अगर एवरेज कहाँ निकालते हैं, जहाँ चीज़ों में बदलाव होता है। अगर किसी क्लास के 20 बच्चे हैं और 20 के 20 ने सेम मार्क्स पाया है तो पागल हो, एवरेज निकालोगे भैया। एवरेज तब निकालोगे जब कोई 15 पाए, कोई 50 पाए, कोई शायद। जब सबके सब 75 पाए एवरेज निकालूंगा क्यों? तो पहली बात एवरेज निकालते ही नहीं है, क्योंकि निकालोगे तो 75 ही आएगा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी मतलब पूरे टाइम इंटरवल का और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, अच्छा एवरेज और इंस्टेंटेनियस अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छे से क्लियर है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस में हम सबको पता है, एवरेज का मतलब एक टाइम इंटरवल बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम। तो भैया जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या एवरेज और क्या इंस्टेंटेनियस, सब तो एक ही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस उसी बात तो हो गई। और स्पीड, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड भी तो कांस्टेंट है जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ऐसे कंडीशन में एवरेज निकालो, चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, चाहे स्पीड निकालो, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम तो आएगा। वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही तो स्पीड होता है, स्पीड कुछ अलग थोड़ी होती है। तो स्पीड भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तुम पूरे एवरेज की बात करो या टाइम इंटरवल की बात करो या सिर्फ स्पीड के मैग्नीट्यूड की बात करो, हर जगह सेम 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 होगा। जैसे क्रिकेट के एक बॉल में हम लोग रन रेट निकालते हैं, ठीक है। रन रेट का मतलब हर ओवर में कितने रन बन रहे हैं। अगर हर ओवर में मान लो हर ओवर में इक्वल रन बने, 6 रन बन रहे हर ओवर में, तो रन रेट भी 6 ही आएगा ना। तब रन रेट निकालते हैं क्यों? कि निकालते इसलिए हर ओवर में अलग अलग रन बनते हैं। तो जब हर ओवर में इक्वल रन बनेंगे तो ओवरऑल रन रेट भी तो वही आएगा ना। क्लियर है? कुछ ऐसे ही बात यहाँ। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो क्या एवरेज, क्या इंस्टेंटेनियस और क्या स्पीड सब के सब सेम होंगी, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सच है, सही बात है। अब रीज़न उसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं, और चेक कर लेते हैं। इफ़ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, इफ़ एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल, कह रहे बच्चों कि किसी पार्टिकल का जो एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो है इन अ टाइम इंटरवल। तो ऐसा कब होता है? हम जानते हैं ऐसा कब होता है, जब पार्टिकल घूम फिर के वहीं पे आ जाए तब ऐसा होता है।
आगे कह रहा है मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा। देखो जैसे पार्टिकल इधर से इधर गया, ए से बी गया, ठीक है, और बी से लौट कर वापस ए पे आ गया, तो मोशन का स्ट्रेट लाइन है पक्का। जिस लाइन पर जाएगा बच्चों उस लाइन पर ही लौट करके आएगा। ऐसे अगर गए तो ऐसा ही लौट करके आओगे। ये मीनिंग हुआ स्ट्रेट लाइन में जाने का। फिर देख लो, स्ट्रेट लाइन का मतलब कि मैं ऐसे गया, जिस लाइन पर मैं गया उसी लाइन पर मैं लौट करके आऊँगा, दैट इज़ मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब ये बताओ, जब मैं ऐसे जाऊँगा स्ट्रेट लाइन में और उसी लाइन पर मुझको आना है तो रुकूंगा एक बार, मैं एक बार रुकूंगा फिर उस लाइन पर आऊँगा, है कि नहीं। तो अब ये बताओ कि अगर स्ट्रेट लाइन में एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है तो देन इट इज़ पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर ज़ीरो कह रहा है। कैसा पॉसिबल है कि मैं जिस लाइन पर जाऊं और उसी लाइन पर पे लौट करके आऊं और मेरी वेलोसिटी ज़ीरो ना हो। कैसा पॉसिबल है, तुम खुद सोचो। मैं जिस लाइन पे जा रहा हूं मैं एक बार रुकूंगा फिर ना उस लाइन पे वापस आऊंगा। अगर स्ट्रेट लाइन जाना है तो भैया एक बार तो मेरी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। इस वक्त मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो है। रुक गया एक मोमेंट के लिए, फिर पीछे लौट के आ गया, क्योंकि मुझको स्ट्रेट लाइन में ही चलना है। और भाई साहब कह रहे हैं नेवर ज़ीरो, कैसे चलेगा ऐसे। तो नेवर ज़ीरो नहीं हो सकता। स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू, स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू है बट आर इज़ फॉल्स, आर गलत है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट तुम्हारा सही है, ठीक है। ए तो सही है और बी गलत है, ये इसको एक्सप्लेन करता है नहीं करता तो बात की बात है, ये स्टेटमेंट ही सही नहीं है। क्लियर है। फिर देख लो, इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज ज़ीरो इन अ टाइम इंटरवल मूविंग स्ट्रेट लाइन की बात है। स्ट्रेट लाइन में जाओगे तो एवरेज जीरो कब होगा, ऐसे जाओगे ऐसे आओगे तभी एवरेज जीरो होगा। तो ऐसे जा करके रुकोगे तब तो एक बार ऐसे आओगे, यानी एक बार तो तुम्हारा वेलोसिटी भैया ज़ीरो तो होगा एक बार कम से कम ना। और भाई साहब कह रहे हैं नेवर ज़ीरो होगा, ऐसे कैसे चलेगा। जब रुकोगे ही नहीं एक बार, जब एक बार तुम रुकोगे ही नहीं तो उस लाइन पर तुम लौट कर कैसे आओगे। तो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। इसका इससे संबंध क्या होगा उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेटमेंट अपने आप में ही रॉन्ग है। तो थर्ड इज़ योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन था, समझ रहे हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तुमको देखना होगा विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा वेट कर रहा होगा। चलो ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि असर्शन पहले पढ़ लिया जाए। एन ऑब्जेक्ट मे हैव वेरिंग स्पीड, एक ऑब्जेक्ट के पास बदलता हुआ स्पीड है, बदलता हुआ स्पीड अच्छी बात है, बदलो कौन रोका है। विदाउट वेरिंग वेलोसिटी, ये अच्छी बात नहीं है। अब ये बताओ, अभी कुछ देर पहले तुमको मैंने बताया कि बच्चों वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग स्पीड के नाम से भी पुकारते हैं, और दूसरा होता है भाई वेलोसिटी है तो डायरेक्शन तो हो गई। और दोनों ही वेलोसिटी के अहम हिस्से हैं। कोई भी अगर एक बदला, कोई भी अगर एक चेंज किया तो उसके वजह से वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा। तीन तरीके से तुमको बताओ, ये इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। अब भाई साहब का कहना ये है कि एन ऑब्जेक्ट में हैव वेरिंग स्पीड, एक ऑब्जेक्ट के पास बदलता हुआ स्पीड हो सकता है। अच्छी बात है, कौन मना कर रहा है, बदलो ना भैया। स्पीड वेरिएबल है, मगर आगे जो क्या वही गड़बड़ कर दी है। विदाउट वेरिंग वेलोसिटी, स्पीड को तुम बदलोगे और कहोगे सर वेलोसिटी नहीं बदलेगा, ऐसा कैसे चलेगा। स्पीड वेलोसिटी का ही तो हिस्सा है। तुम स्पीड को चेंज कर रहे हो और कह रहे हो कि वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल।
क्लियर है? बस समझ रहे हो? कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसे कि तुम चल रहे हो और कह रहे हो कि मेरा आधा हिस्सा मूव कर रहा है, आधा हिस्सा मूव नहीं कर रहा। पॉसिबल नहीं है। तुम चलोगे तो पूरा चलोगे, गिर जाओगे फट से। तो स्पीड चेंज करे और वेलोसिटी चेंज ना करे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्पीड वेलोसिटी का हिस्सा है। अगर ये चेंज करेगा तो इसका कांस्टेंट रहना पॉसिबल नहीं है। तो स्पीड इज वेरिंग, बदल रहा है, विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है सर। स्टेटमेंट ही गलत है हमारा। ठीक है, रीजन पे आते हैं। इफ वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट, अगर किसी स्टैंड पर वेलोसिटी जीरो है तो उस स्टैंड पर एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। तुम सोचो, जरा सोच के बताओ, क्या ये सही बात कह रहे हैं भाई साहब? वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट, देन एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी जीरो। एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए? नॉट नेसेसरली, ऐसा नहीं है। हो सकता है बट नॉट नेसेसरली कि ऐसा होना ही चाहिए। क्यों? एग्जाम्पल बताओ। देखो एग्जाम्पल, जब हम लोग काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, जब तुम किसी बॉडी को बच्चों फेंकते हो ऊपर किसी स्पीड से, फेंकते हो ना, ये कब तक ऊपर जाता है? तुमको सब पढ़ा है आपने, जब तक इसकी स्पीड ज़ीरो ना हो जाए। अब ये बताओ, ये यहाँ पर ऊपर पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है? बिल्कुल नहीं होता है, जी होता है। तो वेलोसिटी तो ज़ीरो है मगर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी कैसे ख़त्म कर दो? तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो एट एन इंस्टेंट, किसी स्टैंड पर वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होना चाहिए? नॉट नेसेसरली। एग्जाम्पल कोई पूछे, दे दो ग्रेविटी एग्जाम्पल। जब तुम किसी बॉडी को फेंकते हो ऊपर तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, लेकिन बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, ग्रेविटी फुल फेज में मौजूद रहती है। तो अगर किसी स्टैंड पर वेलोसिटी ज़ीरो है तो नॉट नेसेसरली कि एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो सकता है बट नॉट नेसेसरली। मे भी कहा होता तो मानता मैं। शुड ऑल्सो बी ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होना चाहिए बोल रहे हैं। अगर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो है तो उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होना चाहिए बोल रहे हैं, सब नॉट नेसेसरली कि ज़ीरो हो। एग्जाम्पल देख लो। तो स्टेटमेंट असर्शन ए पहले ही गलत था, रीज़न भी तुम्हारा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 तुमको मिल गया, इफ़ बोथ ए एंड आर फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारा वेट कर रहा होगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का सामने है। असर्शन करा है द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। एज सच इसको पढ़ के लगता है कि सही है, क्योंकि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हम जानते हैं, हमको सिखाया जाता है, उसको सुन करके याद करके एज सच लगता है कि हाँ ये सही है। डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन मोशन में किसी पार्टिकल का ए से बी तक गया, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल बच्चों मान लो स्ट्रेट लाइन मोशन में ए से बी तक गया, ठीक है, तो हम सब कहते हैं कि सर ठीक है, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट लग रहा है कि सही है ना, मगर ये है गलत, क्योंकि तुम बात को पूरा समझे नहीं अभी। स्ट्रेट लाइन मोशन कह रहा है, मगर स्ट्रेट लाइन मोशन में ये तो नहीं करेगा कि टर्न नहीं करना है। मान लो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसे गया और घूम करके वापस भी आ गया और घूम कर वापस यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया। स्ट्रेट लाइन मोशन में ए से बी गया और बी से ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया, मगर डिस्टेंस डी प्लस डी ऐड हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का सिर्फ आगे जाने ही मतलब पता निकालना, लौट के पीछे भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना। वही बात है जो बताया भी, जिस लाइन पे गया उस लाइन पे लौट के आ जाएगा। स्टिल स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन का मोशन सिर्फ
एक ही दिशा नहीं होती है, वो उस दिशा में लौट करके भी तो आ सकता है, और लौट कर जहाँ आया तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के कभी भी इक्वल नहीं होंगे। और इसमें कह रहा है कि आर इक्वल, तो भाई सही नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं अगर पार्टिकल टर्न करेगा तो स्ट्रेट लाइन जब भी आएगा तो सोच समझ के आंसर देना। सिर्फ एक तरफ चलना ही स्ट्रेट लाइन नहीं होता, टर्न कर क्या होगे वो भी स्ट्रेट लाइन बना जाएगा, ठीक है। तो द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, नॉट नेसेसरली कि ऐसा हमेशा हो। तो असर्शन इज रॉन्ग, सही नहीं है। इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में टर्न करके नहीं आ रहा हो तो, ऐसा तो कहा नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन में टर्न भी तो हो सकता है, और अगर टर्न किया तब काहे का दोनों इक्वल होंगे, तब तो इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसा दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, आपस में करेक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो इफ़ बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, तो ए और आर दोनों क्या बच्चों फॉल्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, मगर थोड़ा सा ट्रिकी था, जो लोग कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 13 मैं तुम्हारे सामने लेकर के आ रहा हूँ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इन जनरल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से छोटा होता है या बराबर होता है। बिल्कुल सच बात है, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो असर्शन जो है वो बिल्कुल सच है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबको क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट जब भी हो डिस्टेंस छोटा होगा, उड़ करके उसके बराबर होगा, तो बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या दे रहा है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब एक सर्टेन टाइम पर स्पीड इज इक्वल टू सर्टेन टाइम पर वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है। एक सर्टेन टाइम पर देखो, एवरेज जब लेते हो, ध्यान से बात समझना, जब एवरेज लेते हो तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब तुम किसी सर्टेन टाइम पर चेक करते हो तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम होती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें क्वेश्चन का नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। किसी सर्टेन टाइम पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही तो उस वक्त का स्पीड कहलाएगा। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो बिल्कुल सच कह रहा है। तो असर्शन भी, लेकिन इसका इस स्टेटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, वो अलग सही है, ये अलग सही है। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है, मगर जो रीज़न है वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। तो इफ बोथ एंड ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज योर राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आसान था, छोटा था, मगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 14 की तरफ जल्दी कर लो इसको। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। असर्शन कह रहा है द डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। जो डिस्टेंस है वो पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है। बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए, आप P से लेकर Q तक गए, तो P से Q तक जाने में जो एक्चुअल लेंथ होती है तुम्हारे पाथ की, जो तुम चले हो, वही क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। प्योर डेफिनेशन है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, हम सब जानते हैं। तो असर्शन बिल्कुल सही है, डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बिल्कुल सच बात है, प्रॉपर डेफिनेशन भैया दोनों का, वो सिंपल है। अब रीज़न क्या दे रहा है इसके पीछे, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, वी ऑल नो दैट, एंड ऑलवेज पॉजिटिव। यस, हमेशा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, बिल्कुल सच बात है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सच बात है। एंड मे बी पॉजिटिव, यस, नेगेटिव, यस, जीरो, यस, बिल्कुल सच बात है, दोनों सही है।
ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों का आपस में रिश्ता कुछ नहीं है, वो अलग सही है, वो अलग सही है। तो ऑब्वियसली assertion and reason both are correct, but reason is not correct explanation of your assertion। दोनों सही तो है मगर वो ठीक है, वो डिस्टेंस ऐसा होता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है। अब ये उसका रीज़न थोड़ी है, ये तो उसके आगे एक और कहानी कह रहा है। डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट, बट ऑफ कोर्स रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ योर assertion, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक था, समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन एक और करेंगे, 15th क्वेश्चन जल्दी से कर लो। ओके बच्चों, क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। assertion कह रहा है इफ अ बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट विल बी सेम। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस कवर्ड है क्या वो हमेशा सेम होगा? मैं हमेशा कहता हूँ तुमसे, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब हमेशा एक बात रखना कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, मतलब अगर वो किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है स्ट्रेट लाइन पर, तो इसका मतलब कि वहाँ से जब लौट कर भी आ सकती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मोशन सिर्फ यूं से यूं नहीं जा रहा है, ए से बी तक, वो लौट कर बी आ सकता है, रिवर्स डायरेक्शन भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन में। तो अगर स्ट्रेट लाइन में रिवर्स मोशन होगा तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होगा। अगर केवल एक डायरेक्शन में हो रहा है बिना रिवर्स किए, अगर क्वेश्चन में कहता पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्स डायरेक्शन मोशन, बिना टर्न लिए बस चला जा रहा है, कहीं टर्न वर्न नहीं कर रहा है, तो कहोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में टर्न करने वाला केस भी हो सकता है। ऐसे गए जिस लाइन पर, उस लाइन पर लौट है, तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट काहे को इक्वल होंगे। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जब तक क्लियर नहीं कहोगे कि रिवर्स मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमेशा गलत ही बोलेंगे। आगे कह रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन द बॉडी कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो बॉडी कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल वन डायरेक्शन में? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट लाइन का मोशन इन वन डायरेक्शन नहीं होता है, रिवर्स डायरेक्शन भी हो सकता है। तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन द बॉडी कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, ये गलत बात है। तो इस डायरेक्शन में गए स्ट्रेट लाइन पर, उसके रिवर्स भी आ सकते हो, और इसलिए ही तो ये सिस्टम तो गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट तुम्हारे बच्चों क्या हो गए? फॉल्स हो गए। तो चौथा ऑप्शन हुआ सही है, वेयर बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। जहाँ ए असर्शन और रीजन दोनों ही क्या बच्चों गलत है, ठीक है। तो ये 15th क्वेश्चन आज तुमको मैंने कराया। आज जो हमारे क्वेश्चन थे मैंने किस पर लिया था? वेक्टर और काइनेमेटिक्स पर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर काइनेमेटिक्स अब ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब आगे चलूँगा तो एक अगली सीरीज़ लाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसके एसोसिएशन क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, रिलेटिव मोशन में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, सर्कुलर मोशन में क्या हो सकते हैं, आगे पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो उधर चैप्टर हमारे कवर चलेंगे, और जो चैप्टर्स हमारे कवर होते जाएंगे हम लोग उनके एसर्शन रीजन की सीरीज़ भी सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस के मैं ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, दिन भर बैठ कर लगाते रहो, क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। चलो, और हमारा जो चैप्टर्स का सीरीज़ चल रहा था सर्कुलर मोशन फिनिश ऑफ हो चुका है। हम लोग अब अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट लेक्चर तुमको जल्दी ही कल परसों तुमको मिल जाएगा। बाकी प्रिपरेशन जैसे कर रहे हो करते चलो। आज की क्लास कैसी लगी, तुमको कितना बात समझ में आया? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, मगर ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि हाउ यू फील, तुमको फील कैसा हुआ, कैसा लगा क्वेश्चन करके, कितना बात तुमको समझ में। फीडबैक दोगे तो मुझको भी अच्छा लगेगा, ठीक है।
मिलते हैं इस क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए लेक्चर्स के साथ, कुछ नए चैप्टर्स के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।